Session, we now invite our resource person for the day, Innovation Ambassador Ms. Shelly Chauhan, to kindly take the stage. Please welcome her with a round of applause. Everyone, where's the Josh? Good morning everyone. Good morning ma'am. Better. बैग पीछे करके आप आगे आ जाओ. So good morning everyone. Good morning ma'am. I am Innovation Ambassador Shelly Chauhan from Department of Economics, and today I am going to present on Union Budget 2026 as a catalyst for startups, innovation and skill development. तो ये टॉपिक हमें बताता है, बजट के बारे में कल सबने सुना ही होगा. जब आप बजट का नाम सुनते हो जनरली हमें लगता है कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. बट बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ प्लानिंग ही नहीं की जाती है, उस प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन की भी बात की जाती है. तो ये टॉपिक हमें बताता है कि गवर्नमेंट ने जो बजट पॉलिसीज बनाई हैं वो कैसे नए बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं, कैसे इनोवेशन को प्रमोट करती हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है यानी हमारा आज का यूथ जो कि आप लोग हैं उनमें कैसे स्किल्स का डेवलपमेंट करती हैं. राइट. सो इस लेक्चर के थ्रू मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बजट कैसे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. कैटलिस्ट से हमारा मतलब है जब हम किसी चीज़ को स्पीड अप की बात करते हैं, उसके एक बूस्टअप की बात करते हैं. कैटलिस्ट हमने किसको बताया है? हमने यहाँ 3 पैरामीटर्स की बात की है: स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन. राइट. सो बिफोर प्रेजेंटिंग बजट एज अ कैटलिस्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बजट एक्चुअली होता क्या है. कैन यू प्ले द स्लाइड? यस. So what is budget? Anybody? जैसा कि मैंने अभी बताया है, जब भी हम बजट का नाम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट है जहां पर हम नंबर्स की बात करते हैं. बट बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर हम पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं और ग्राउंड लेवल एक्शंस की बात करते हैं. तो बजट क्या है? बजट एक इंडिया का ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पर हम कंट्री की रिसीट्स और उनके पेमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कंट्री के टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. टैक्सेस से क्या होता है? गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, जो जनरल पब्लिक है वो टैक्सेस की फॉर्म में पेमेंट किसको करती है? गवर्नमेंट को करती है, और गवर्नमेंट उसी टैक्सेस को जो रेवेन्यू जहाँ से जनरेट हुआ है वहीं से पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करती है. राइट. सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि बजट क्या है, इट्स लाइक यू प्लान फॉर योर बजट. आप अपने फैमिलीज में देखते हैं ना, हमारे घर में क्या होता है, हम मंथली बजट प्लान करते हैं, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पॉकेट मनी देते हैं, मंथली पॉकेट मनी. तो उस मनी को आप क्या करते हो? एलोकेट करते हो कि इस महीने मुझे ये चीजें खर्च यहाँ पे स्पेंड करना है, ये मनी हमें यहाँ स्पेंड करनी है. तो सिंपली बजट में हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात करते हैं. राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई स्टडी द यूनियन बजट. बजट को स्टडी करना हमारे लिए जरूरी क्यों है? टू नो द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम किसकी बात करते हैं? जनरली नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. तो गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है और हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है. देन बजट को स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है, जैसे पेरेंट्स आपसे पूछते हैं ना कि आपने अपना मंथली बजट कहाँ पे स्पेंड किया है. इन द सेम वे गवर्नमेंट बजट से हमें ये पता चलता है कि एक 1 ईयर में गवर्नमेंट ने अपना पैसा कहाँ किस एरियाज में, कौन कौन से सेक्टर्स में खर्च किया है. राइट. और बजट क्या करता है? हमारे इकोनॉमी की फ्यूचर को शेप करता है, एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग दैट हाउ वी कैन ग्रो आवर कंट्री. अब अगर मैं बजट के इवोल्यूशन की बात करूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. अभी हमने पढ़ा बजट पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या डेवलपमेंट हुआ उसकी बात करते हैं.
Then to learn about changes in taxation and public spending. अब आप टैक्सेशन की स्लैब्स के बारे में जानते होंगे, है ना? टैक्सेशन की स्लैब्स होती है, तो एवरी ईयर गवर्नमेंट क्या करती है हमारे टैक्सेशन सिस्टम में सर्टेन चेंजेस करती है. सिमिलरली स्पेंडिंग में भी कुछ ना कुछ चेंजेस वो करती रहती है. हमें देखना होता है कि हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और कौन से लीडिंग सेक्टर्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करेंगे तब भी वो सेक्टर्स अल्टीमेटली हमारे ग्रो करते हैं. तो बजट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम चेंजेस को भी असर्टन कर रहे हैं कि टैक्सेशन में कितने चेंजेस करने हैं एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर और यू कैन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितने चेंजेस एग्जिस्ट होंगे. देन to understand the opportunities in education, skills and startups. आजकल आपको पता है हर जगह स्किल्स, स्टार्टअप्स के बारे में बात की जा रही है. क्यों की जा रही है? क्योंकि आप कॉलेजेस में आके जनरल एजुकेशन लेते हो, बट ये जनरल एजुकेशन ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. वाई? बिकॉज जनरल एजुकेशन तो आजकल सब ले रहे हैं ना, राइट? तो हमें ये चीज़ देखनी है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल है जो दूसरों में नहीं है. तो गवर्नमेंट बजट में इसलिए स्पेसिफिकली स्किल्स के ऊपर भी बजट एलोकेट किया जाता है, इनोवेशन पर भी किया जाता है और स्टार्टअप्स पे भी किया जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव टू एनालाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेलफेयर मेजर्स. अब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो स्टार्टअप्स क्या कर रही है? हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ना. और हम इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन में भी हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली स्किल्स की बात कर रहे हैं. तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? हम कहते हैं ना, हमें रोजगार देने वाला बनना चाहिए, लेने वाला नहीं. अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है कि आप अपने आप तो आप सेटल्ड हो, बट आप दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? तो हमें क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है. नेक्स्ट वी हैव टू कनेक्ट बजट डिसीजंस टू नेशनल गोल्स. नेशनल गोल्स में हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत? इंडिपेंडेंट इंडिया. अब इंडिपेंडेंट इंडिया हम कैसे बना पाएंगे? अगर हमारा यूथ सोता रहेगा तो क्या हम इंडिपेंडेंट इंडिया बना पाएंगे? नहीं ना. तो नेशनल गोल्स यानी इंडिपेंडेंट इंडिया आपका कब बनेगा? जब हम स्किल्स, इनोवेशंस और स्टार्टअप्स की बात करेंगे. इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है बजट में इस तरीके के डिसीजंस लेती है ताकि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी स्किल्स, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के साथ ग्रो करे, राइट? नेक्स्ट, नाउ दिस बिफोर कमिंग टू दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू टेल यू अ ब्रीफ इवोल्यूशन ऑफ बजट. अब अगर मैं 2014 से पहले की बात करती हूँ, प्रायर टू 2014 हमारा जो बजट है उसका जो मेन फोकस था वो एक वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच था. वेलफेयर सेंट्रिक यानी कि हम लोगों के कल्याण की बात करते थे, और उस टाइम पर हमारा जो बजट है वो स्किल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था. तो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, स्किल डेवलपमेंट था या फिर आप कहो इनोवेशन एंड एंट्रप्रेन्योरशिप थी, उस पर हमारा लिमिटेड फोकस रहता था. और यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस है वो सोशल सपोर्ट को दिया गया था. बट आफ्टर 2014 आपको पता है 2015 में स्किल इंडिया मिशन आया था, राइट? तो 2015 के बाद क्या हुआ? जो हमारा बजट का इवोल्यूशन एकदम से हो गया, यानी कि इकोनॉमी में हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने लगे. अभी तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी? वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच पर डिपेंडेंट थी. बट आफ्टर 2015 और यू कैन से 2015 ऑनवर्ड्स हमारी इकोनॉमी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गई. Rather than only supporting welfare approach, we were also focusing on growth orientation and productivity. तो 2015 onwards क्या हुआ? हमारी गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो इनोवेशन, स्टार्टअप और स्किल्स पर होने लगा. आप देखते हो 2015 के बाद ही हमारी काफ़ी सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, जैसे आपका स्किल इंडिया मिशन है. इसके अलावा डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा आया, डिजिटल प्रोग्राम्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए. तो ये इतना एडवांसमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्हीं एडवांसमेंट की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएगी, राइट? तो इसमें इवोल्यूशन में आपने अभी क्या समझा कि हमारी पहले इकोनॉमी कैसी थी? वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच पर डिपेंडेंट थी. बट 2015 ऑनवर्ड्स हम बात करने लगे किसकी?
एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स एंड इनोवेशन की। अब ये एरिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसको बजट का पार्ट बना लिया है। अब हर साल जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट इस एरिया में एलोकेट करती है, क्योंकि अगर स्किल्स डेवलप होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, दूसरों से आपको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो हमने कहा है कि बजट एक कैटलिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है स्किल्स के लिए भी, इनोवेशन के लिए भी एंड स्टार्टअप्स के लिए भी। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू दिस स्लाइड, दिस पर्टिकुलर स्लाइड हैज बीन टेकन फ्रॉम यस्टरडेज बजट। कल आपने बजट की लाइव स्ट्रीमिंग सुनी, ये आपने वहां पे पढ़ा था, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये हमें इंडिया की इकोनॉमिक की ट्रेजेक्ट्री की बात करती है, जहां पर हमारा मेन एम है विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड इंडिया। हम हमारी कंट्री को डेवलप्ड कैसे बना सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं। तो इसको विकसित बनाने के लिए हमें क्या करना है, एम्बिशन और इंक्लूजन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है, राइट। देन इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, वी हैव 3 पैरामीटर्स हियर, एक्शन, ओवर, एम्बिवेलेंस। इसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करनी है, जस्ट लाइक यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, राइट। आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर एक्शन की बात कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, हमें सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, उस प्लानिंग को अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट टू फ्रॉम ग्राउंड लेवल, राइट। तो हमें जो एक्शंस लेने हैं वो ग्राउंड लेवल से लेने हैं। सेकेंड पैरामीटर वी हियर हैव इज रिफॉर्म ओवर रिटोरिक। इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ बजट में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, उन बातों से हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। रेटोरिक का मतलब क्या है कि हमें ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं करना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, सिर्फ हमें क्या करना है, अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने हैं। थर्ड इज पीपल ओवर पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, यानी अगर हम ग्लोबल लेवल पर compete कर रहे हैं तो हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की बात नहीं करनी है, हमें अपने गोल्स इस तरह बनाने हैं ताकि लॉन्ग टर्म में भी हम उनको सस्टेन कर पाएं। तो पॉपुलैरिटी से ज़्यादा हमें गोल्स को अचीव करना है, और वो गोल्स या पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं वो लोगों के हित में होनी चाहिए, राइट। तो ये 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं इस साल के बजट में। देन वी हैव, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्लियर है। गवर्नमेंट क्या कहती है, हमें सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। दैट मीन्स जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होना चाहिए, रिफॉर्म्स हमारे रियल होने चाहिए, और जो पॉलिसीज हैं वो लोगों के हित में होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है वो लोगों के हित में होनी चाहिए। देन यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, सपोज आप सपने देखते हो, हम हर जगह यूथ की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का यूथ ही कल को फ्यूचर बनाएगा ना कंट्री का, यस और नो। तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि एस्पिरेशन से अचीवमेंट की बात करते हैं। हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, हम एस्पायर करते हैं ना, हमें ये चीज करनी है, ये करनी है। तो हमें सिर्फ एस्पायर नहीं करना है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। उन चीजों को हमें अचीव भी करना है। देन फ्रॉम पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस। पोटेंशियल, हम सब में एक पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटीज होती है, तो हमें उन कैपेबिलिटीज को क्या करना है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, थ्रू योर परफॉर्मेंस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यूथ के जो ड्रीम्स हैं उसका रियल आउटकम क्या निकल कर आ सकता है। जो यूथ में, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स हैं बट दे आर नॉट मेकिंग इट्स फुलर यूटिलाइजेशन। तो हमें क्या करना है, यूथ के जो सपने हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, उसको अचीवमेंट में कन्वर्ट करना है। उससे हमें रियल आउटकम्स देखने हैं कि क्या निकल कर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैपेसिटी यानी कि हमारे पास मैन पावर तो बहुत ज्यादा है, अब वो मैन पावर अगर कुछ प्रोडक्टिव काम ही नहीं करेगी तो उससे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, कैपेसिटी को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोडक्टिविटी में। नाउ कमिंग टू दीज 4 पिलर्स, ये भी कल के बजट में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपको पजल दिख रहा होगा यहाँ पे,
दीज आर द 4 पिलर्स, और ये चारों पिलर्स एक साथ मिलकर इकोनॉमी में बैलेंस इंश्योर करते हैं। 4 पिलर्स हमारे कौन कौन से हैं? स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी है वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, कि अगर इस साल इकोनॉमी में कुछ सर्टेन चेंजेस या फ्लक्चुएशंस आएंगे तो वो प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, तभी हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन से हमारा मतलब होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है ना, जिसको आप पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हो। तो वो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं है तो हमारी कंट्री का जो बीओपी है वो तो डेफिसिट में चला जाएगा ना। तो इसीलिए हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर चलना है। नेक्स्ट पिलर है सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। टेम्पररी यानी कि एक टाइम पीरियड में हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली बट नेक्स्ट क्वार्टर्स में हम उतना ग्रो नहीं कर पाए, तो ग्रोथ जो है स्टीडीली होनी चाहिए आपकी, ताकि वो लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। एंड फोर्थ पिलर इज मॉडरेट इन्फ्लेशन, यानी कि हम महंगाई की बात करते हैं। अब हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन होता है, माइल्ड इन्फ्लेशन जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि 3-4% ऑफ इन्फ्लेशन हमारा होना ही चाहिए। बट इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा रेट से हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए जो महंगाई हो रही है वो भी थोड़ी हमें कंट्रोल करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये पर्टिकुलर स्लाइड भी कल के बजट से ही ली गई है। इसमें हम युवा शक्ति ड्रिवन बजट की बात करते हैं। युवा शक्ति से हमारा क्या मतलब है? पावर ऑफ यूथ, यानी कि यहाँ पे आप लोगों की बात हो रही है। पावर ऑफ यूथ, यूथ कौन है? फ्यूचर में चेंजेस कौन लेके आने वाला है? जो आज का हमारा यूथ है। तो युवा शक्ति में गवर्नमेंट ने क्या बताया है, यहाँ पर 3 कर्तव्यों की बात की गई है, यानी कि 3 ड्यूटीज की बात की गई है कि गवर्नमेंट की या हम सबकी हमारे कंट्री के टुवर्ड्स कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। पहला कर्तव्य हमारा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बूस्टअप भी लेकर आना है, उसको एक्सिलरेट भी करना है, और साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो लंबे समय तक सस्टेन करनी चाहिए। अभी हमने पिलर में बात की थी ना सस्टेन्ड ग्रोथ की, तो सस्टेन्ड ग्रोथ से हमारा यही मतलब है कि जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, हमें लंबे समय तक ग्रोथ करनी है। अब उससे क्या होगा, अगर हमारी इकोनॉमी एक्सिलरेट करेगी और लंबे समय तक ग्रोथ होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जो इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी और ग्लोबल मार्केट में हम compete कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड कर्तव्य है, यानी कि जो हमारी सेकंड ड्यूटी है वो है पीपल्स एस्पायरेशन। अभी हमने एस्पायरेशंस की बात की थी ना, हमने कहा था कि जो यूथ है वो एस्पायर करता है, वो ड्रीम्स देखता है कि हमें ये करना है, लेकिन हमें क्या करना है, उन एस्पिरेशंस को कन्वर्ट करना है किसमें? अचीवमेंट्स में, राइट। तो इसको हम कैसे अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं? अगर हम अपने अंदर स्किल्स को बिल्डअप कर ले, कुछ क्रिएटिव आइडियाज हम लेकर आए, और आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के आइडियाज से कुछ अलग हो। तो सेकेंड ड्यूटी हमारी क्या है? एस्पिरेशंस को कन्वर्ट करना है किसमें? अचीवमेंट्स को, और वो आप कैसे कर सकते हो? थ्रू स्किल बिल्डिंग, राइट। तो इसमें जो यूथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज का यूथ अगर डेवलप्ड होगा, उसके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी कंट्री कल को ग्रो कर पाएगी। देन थर्ड कर्तव्य हमारा है सबका साथ सबका विकास। इसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो भी पॉपुलेशन है, डिफरेंट सेक्शंस हैं, सबको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। फैसिलिटीज मिलेंगी तो कल को उनमें भी तो स्किल्स का डेवलपमेंट होगा ना, राइट। अब कल के बजट में आपने एक पॉइंट सुना होगा, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर बात की गई थी। उसमें क्या बताया गया था कि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, क्योंकि उनके पास स्टे करने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं होती है, उसकी वजह से उनके स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते, राइट। तो क्योंकि कल के बजट में इसके ऊपर काफी एम्फेसिस डाला गया है, तो अगर गर्ल्स को हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना अपने स्किल्स को एनहांस करने की।
तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो वो भी आपका क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। इंक्लूसिव में हम क्या कहते हैं कि आपको सबको लेके चलना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, यानी कि हर फैमिली, हर कम्युनिटी और हर रीजन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी कल को हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड I have shown the core drivers of new budget strategy, यानी कि हमारी जो बजट स्ट्रैटेजी है, अभी मैंने आपको बताया था ना, जो यूनियन बजट है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड स्किल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनोवेशन की। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो इन्वेंशन का मतलब होता है जब आप किसी नई चीज की डिस्कवरी करते हो जो पहले से कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। बट जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन का मतलब है कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया प्रोडक्ट और नया प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है आपका या कोई भी मेथड है वो पहले से एग्जिस्टेंस में है, बस आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। जैसे आप देखते हो ना, आपके मोबाइल फोन्स हैं, हम आईफोन की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, तो हर वर्जन में क्या है, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन है, कोई नया फीचर है। वैसे ही इनोवेशन का मतलब क्या है, कोई एग्जिस्टिंग चीज है आपके पास, बस उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, राइट। नेक्स्ट ड्राइवर हमारे पास है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टार्टअप? कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना। और यहाँ पे हम सिर्फ एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने की ही बात नहीं करते, यहाँ पे हम एक नई सोच की भी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका आइडिया दूसरों से अलग कैसे है। अब मार्केट में एक जैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, बट कुछ तो डिस्टिंक्ट हमारे उसमें फीचर्स होते हैं ना। तो आपका आइडिया दूसरों के आइडिया से अलग कैसे है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट आप कैसे कर सकते हो? स्टार्टअप के थ्रू, राइट। तो स्टार्टअप का मतलब जैसे मैंने बताया, नया बिजनेस, नई सोच, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि अब स्टार्टअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, तो गवर्नमेंट जो है अलग से फंडिंग देने लगी है। किसको? स्टार्टअप्स को। क्योंकि कोई भी हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास नया आइडिया तो है, बट उनके पास वो नए एसेट्स नहीं है, फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो गवर्नमेंट ने बजट में ही क्या बना दिया है, अलग से एक सेक्शन बना दिया है कि इतना फंड हम स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। और स्टार्टअप्स के थ्रू मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, दूसरे लोगों को भी तो काम मिलेगा ना। आपको भी मैन पावर चाहिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो मैन पावर क्या कर रही है, वहां से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप कर पाएगी। और थर्ड हमारा जो कोर ड्राइवर है यहाँ पर, वो आता है स्किल डेवलपमेंट, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू, राइट। आपने देखा होगा ना, कॉलेज में स्किल्स की बहुत बात की जाती है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल एजुकेशन तो आप ले ही रहे हो, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से तो काम नहीं चलेगा ना, आपके अंदर उन स्किल्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्किल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स की। तो जैसे हमारा कॉलेज स्टूडेंट्स की हेल्प करता है ना स्किल्स डेवलप करने में, तो स्किल्स डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब स्टार्टअप और जो स्किल डेवलपमेंट है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होंगे तभी तो आप अपना स्टार्टअप ओपन कर पाओगे ना, राइट। सो ये फाउंडेशन है आपका आत्मनिर्भर भारत के लिए भी, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप दूसरों को भी तो काम दे रहे हो ना, और आप खुद पे डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करता है, उसकी फाउंडेशन है। यस, अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड स्किल्स टुगेदर क्रिएट जॉब्स एंड स्ट्रेंथन दी इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा स्टार्टअप और इनोवेशन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना, तो ये तीनों पैरामीटर्स एक साथ मिलकर जॉब क्रिएशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है,
हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप कर पाती है। नेक्स्ट स्लाइड। Now on this particular slide, although I have told you about innovation and आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे लिखा है there is a way to do it better, find it। अब मैंने कहा ना कि काम तो हर कोई कर ही रहा है, पर आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया है, आपके पास कौन सा टैलेंट है। तो सबसे पहले आपको टैलेंट ढूंढना है अपना, है ना। तो आप उसको ढूंढो और ढूंढने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इनोवेशन क्या है, क्रिएटिविटी प्लस कमर्शियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इनोवेशन में हमने बताया कि नए आइडियाज की बात करनी है ना, क्रिएटिव आइडियाज की बात करनी है। लेकिन क्या सिर्फ क्रिएटिविटी से इनोवेशन होगा? नो। अपनी क्रिएटिविटी को आपको कमर्शियलाइजेशन करना है। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज की वजह से कैसे रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हो। यस और नो? गुड मॉर्निंग। नाइस। एक्टिविटी करते रहना चाहिए, तो टीचर साड़ी करते हैं। हाँ, कैसे हो हर्षिता? आओ, तुम्हारा हो चुका? अब स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ये मैम ओके, अच्छा ठीक है। आ जाओ। So on this slide, it is showing India's economic trajectory. इंडिया का ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो हमारा मेन विजन इसमें क्या है, विकसित भारत को बनाना, यानी कि एक हमें इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाना है। और वो हम कैसे बना सकते हैं, थ्रू बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। यानी कि हम एम्बिशन की तो बात कर ही रहे हैं, बट हम इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आ रही है, क्या सब लोग उसको अवेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बैलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव 3 फैक्टर्स ओवर हियर, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस। यानी कि हमें सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करनी है, उस प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। और इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, थ्रू ग्राउंड लेवल एक्शंस। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो प्लानिंग निखर के नहीं आएगी ना। इट्स जस्ट लाइक यू प्लान फॉर योर एग्जामिनेशन। अब आप अपने एग्जाम्स के लिए प्लानिंग करते हो तभी तो रिजल्ट मिलता है ना आपको। तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। सेकेंड फैक्टर है वी हैव इज रिफॉर्म ओवर रिटोरिक। यानी कि जो हमारा बजट है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, उन बातों को वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लेकर आ रहा है, तभी हम विकसित भारत के विजन को पूरा कर सकते हैं। और थर्ड पैरामीटर हमारा इसमें आता है पीपल ओवर पॉपुलिज्म। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हम शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें लंबे समय की, जैसे मैंने आपको सस्टेन्ड ग्रोथ के बारे में बताया था कि लंबे समय में हम पब्लिक का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ग्रोथ की बात नहीं करनी है, सस्टेन्ड ग्रोथ की बात करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आते हैं, ये पजल आपको दिख रहा होगा। ये जो पजल है ये हमारे 4 पिलर्स के बारे में बताता है। नंबर 1 इज स्टेबिलिटी, नंबर 2 इज फिस्कल डिसिप्लिन, देन सस्टेन्ड ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। इकोनॉमी में जो भी आपके फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, तभी हम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाकर रख सकते हैं। सेकेंड इज फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन में हम बात करते हैं, अभी हमने किया कि जो गवर्नमेंट है वो खर्चा कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए पॉलिसीज बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स करती है, तो वो पैसा खर्च तो हो रहा है। तो वो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हम उसको कैसे कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं, तो ये हम बात करते हैं फिस्कल डिसिप्लिन में। सस्टेन्ड ग्रोथ इज द थर्ड पिलर। और सस्टेन्ड ग्रोथ का मतलब क्या है, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनसे जो चेंजेस आने वाले हैं वो टेम्पररी नहीं होने चाहिए, वो लंबे समय तक सस्टेन करने चाहिए। एंड फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ पिलर हियर इज इन्फ्लेशन। हमारा जो इन्फ्लेशन है, वी से कि जो माइल्ड इन्फ्लेशन है 3-4% ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। बट अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस पर हमें एक चेक रखना है। देन नेक्स्ट स्लाइड। दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम येस्टरडेज बजट। ये बात करता है युवा शक्ति ड्रिवन बजट की। युवा शक्ति यानी कि जो आप लोग हैं, यहाँ पे हम पावर ऑफ यूथ की बात करते हैं। जो आज का यूथ है उसके कंट्री के प्रति क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कर्तव्यों की बात की है। पहली ड्यूटी हमारी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना,
इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और उसको लंबे समय तक सस्टेन करके रखना है। लंबे समय तक सस्टेन होगी तभी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो सकती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का भी सामना करने की कैपेसिटी रख पाएंगे। दूसरा जो हमारा कर्तव्य है वो है पीपल्स एस्पिरेशन। अभी हमने बात की कि हमें एस्पिरेशंस को इट्स ओके मैम। We were talking about innovation. So these are the budget supported innovation initiatives. फर्स्ट यहाँ पर हमारा इनिशिएटिव आता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है? ये एक इनोवेशन कल्चर बनाने की फाउंडेशन है और ये यहाँ से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, जॉब सॉल्वर नहीं बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स कैन लर्न रोबोटिक्स, कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजाइन थिंकिंग, प्रिपेयर फ्यूचर इनोवेटर्स। ये जो पर्टिकुलर आपकी स्कीम है ना अटल इनोवेशन मिशन, ये स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है कि वो फ्यूचर में इनोवेटर्स बने, नए नए आइडियाज लेकर आए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे। सेकेंड स्कीम वी हैव इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस पर्टिकुलर स्कीम पर गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट का काफी फोकस रहता है। सो टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इनोवेशन एंड रिसर्च इकोसिस्टम, गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर स्कीम दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट वी हैव इज सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन, ये अगर आप बात करो कि कल के बजट में जो सेमीकंडक्टर मिशन की बात की गई है वो स्कीम है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है? ये एक ऐसा मेटल है, ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में चिप, हाँ आप यूज करते हो ना, चिप होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, उस चिप की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो पहले क्या होता था, ये जो पर्टिकुलर मेटल हमारे पास है सेमीकंडक्टर, ये हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे क्योंकि हमारी कंट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। बट कल बजट में जो पर्टिकुलरली इस पे एलोकेशन किया गया है, ये बताया गया है कि अब आपका जो ये स्कीम है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आ चुका है, जिसमें हमारी कंट्री चिप्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो हम इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स आप पहले दूसरी कंट्रीज से परचेज कर रहे थे, अब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही कंट्री में करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ से क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस यहाँ से प्रमोट होगा। हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, राइट। अब हम अपना डोमेस्टिक सप्लाई को यहाँ से इंक्रीज अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्कीम वी हैव इज एआई एंड डीप टेक फोकस। आपको पता ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी ज्यादा बात होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, बजट में इस जैसे एडवांस सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसको बूस्टअप यहीं से मिलने वाला है। एआई की बात करते हो ना, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ से हमारी इकोनॉमी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगे। इसीलिए बजट में एलोकेशन इस सेक्टर में भी अच्छे से किया गया है। यहाँ से प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल लेवल पर हम कैसे compete करेंगे, वो competitiveness भी यहाँ से बढ़ जाती है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम हमारी कंट्री को डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर। हम एक अच्छे ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लीडर बन पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो स्लाइड है ये भी कल के बजट से ली गई है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुश टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रैटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। अब इस बजट में भी इनोवेशन के ऊपर काफी फोकस किया गया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस्ड सेक्टर्स पर, एडवांस टेक्नोलॉजी में। तो बजट में 7 ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा ताकि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो इसका मेन एम क्या है, डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाना और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। इस स्टेप की वजह से क्या होगा, हमारा जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगी एंड इनोवेटिव प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद
आपका आता है लॉन्च ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मिशन ओनली। ये जो मिशन है इसका 1.0 पहले आ चुका है। कल के बजट में ये जो है आपका ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें हम चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे। चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, डोमेस्टिक सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी और हम ग्लोबल लेवल पर भी कम्पीट कर पाएंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी और कंपैटिटिवनेस दोनों ही अच्छे से इंक्रीज हो पाएंगे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। So this particular slide talks about startups. स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टअप में हम एक नए बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नए बिजनेस की ही नहीं बात करते हैं, हम नई सोच की भी बात करते हैं। जैसे आप देखते हो अब आज की डेट में जोमेटो, स्विगी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है तभी उस चीज़ की डिस्कवरी की जाती है। अब कुछ लोगों ने तो ये सोचा होगा ना कि जोमेटो हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का बन चुका है, हमारे पास अपनी मील कंज्यूम करने का भी टाइम नहीं होता है। तो वो किसने सोचा? ये एक नया आइडिया ही था ना, जो जोमेटो और स्विगी जिन्होंने बनाया, स्टार्टअप प्लान किया, उनके दिमाग में आया। तो आपके दिमाग में भी इस तरीके के आइडियाज आ सकते हैं, राइट? तो ये क्या है हमारा स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या है? इनोवेशन ड्रिवन न्यू बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि ऐसे इनोवेशन वाले नए बिजनेसेस हैं जहाँ पे हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और जॉब क्रिएशन, जैसे मैंने आपको कहा था, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, आपने स्टार्टअप प्लान किया और गवर्नमेंट आपको बजट भी दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एसेट्स नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस एरिया में थोड़ा फोकस किया कि अगर किसी के पास न्यू इनोवेटिव आइडिया है तो गवर्नमेंट आपको इन्वेस्टमेंट दे रही है और आपका स्टार्टअप प्लान करने में आपकी हेल्प करेगी। तो जब आप अपना स्टार्टअप प्लान करोगे, आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स आप जॉब क्रिएशन भी तो कर रहे हो ना, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज नीड फॉर पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो नए आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जब आप स्टार्टअप लेकर आओगे तो प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और आप ग्लोबल लेवल पर भी कम्पीट कर पाएंगे। देन अलाइनमेंट विद मेक इन इंडिया। ये जो स्टार्टअप्स है इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स बनाए हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का क्या मतलब है? यहाँ से कुछ आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होती है। इंडिया जो है हमारा 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है ग्लोबल लेवल पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। तो आप भी अपने अंदर ऐसे आइडियाज लेकर आ सकते हो, स्टार्टअप प्लान कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है उसका अभी 3rd नंबर है, तो 3rd से 1 पे भी हम आ सकते हैं, राइट? तो ये कल के बजट से कुछ डेटा लिया है। MSMEs एंड स्टार्टअप ग्रोथ सपोर्ट की बात की गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है उसने इस साल 10,000 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया है किस तरफ? जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको डेवलप करने के लिए। और उसकी वजह से हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो ग्लोबल चैंपियंस भी बन सकती हैं। देन 2000 करोड़ का जो हमारा बजट है वो एलोकेट किया गया है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के थ्रू, जो माइक्रो एंटरप्राइज को दिया जाएगा। ये डेटा आपका इस साल के बजट का है, दिस इज द लेटेस्ट डेटा। नेक्स्ट, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड पर मैंने कुछ पॉपुलर एग्जांपल लिए हैं। आप देखते हो मैंने आपको अभी जोमेटो, स्विगी का भी एग्जांपल दिया था। अब जो स्टार्टअप्स हैं वो हर सेक्टर में हो रहे हैं, चाहे आप फूड टेक की बात करो, एजुकेशन टेक यानी एड टेक की बात करो, तो हर जगह स्टार्टअप्स हमारे प्लान किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हो ना, अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो हमारे पास क्या है? मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, और स्पेसिफिकली जो मीशो है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करता है, राइट? और जेप्टो, अब तो हमारा काम इतना आसान हो चुका है कि हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ग्रोसरीज है जेप्टो या ब्लिंकिट से मंगवा सकते हो। देन अगर हम ब्यूटी जोन की बात करें, मामा अर्थ,
मामा अर्थ, अब ये जो सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी डिस्कवरी क्यों हुई? क्योंकि कुछ ज़रूरत हमें महसूस हुई ना, तभी तो वो आइडिया हमारे माइंड में आया कि ये हो सकता है। तो मामा अर्थ के केस में जिसने ये ब्रांड अपना बनाया है, उनको, उनके बेबी को ना जो प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन प्रोडक्ट्स, वो सूट नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने खुद से ही अपना ब्रांड बनाया और वो प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टार्टअप। देन वी हैव एडटेक में हमारे पास अनअकैडमी, बायजूस है। तो ये सारे पॉपुलर हमारे क्या है, स्टार्टअप्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो अपना स्टार्टअप प्लान करते हैं। जैसे आप देखते हो ना आजकल क्लाउड किचन बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो भी क्या है, वो भी स्टार्टअप है, बट वो एक छोटे लेवल के स्टार्टअप की बात होती है। तो इन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ही गवर्नमेंट बजट के थ्रू कुछ फंड्स को एलोकेट कर रही है, ताकि हमारा जो स्टार्टअप ये सेक्टर है, पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा तो हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, राइट। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है इसमें हम स्टार्टअप पॉलिसीज और स्कीम्स की बात करते हैं। जैसे हमने इनोवेशन की कुछ स्कीम्स देखी थी, वैसे ही यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है और इसमें ओवर 1.8 लाख स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है, जो कि नंबर जो है 2 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। और ये पर्टिकुलर स्कीम जो है DPIIT प्रमोट करती है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट वी हैव फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। ये स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसने कितना इन्वेस्टमेंट दिया है, 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को ओपन कर सके। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। इस स्कीम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है जनरली जब किसी को लोन लेना होता है तो उसके लिए कोलेटरल यानी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है, बट क्योंकि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं तो इस स्कीम में गवर्नमेंट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बट इन रिटर्न उन्हें कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो कॉलेज भी आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब आपने अपने कॉलेज में नाम सुना है ना IIC का, पता है IIC क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, आप भी IIC से जुड़ सकते हो, क्योंकि IIC जो है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को स्टार्टअप खोलने में प्लान करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं बट उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो आप, अगर आपको अपना स्टार्टअप छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो, कॉलेज को प्रोवाइड कर सकते हो, और कॉलेज आपको वो प्लेटफॉर्म भी देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं वो डायरेक्ट 17 लाख जॉब्स को क्रिएट करती है, यानी कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बेसिकली ये पॉलिसीज़ हैं हमारी, बट स्किल डेवलपमेंट होता क्या है? स्किल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं कि हमें इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हमें डेवलप करने हैं, क्योंकि जनरल एजुकेशन के साथ साथ जो आपके स्किल्स हैं वही आपके काम आने वाले हैं। जो ये स्किल डेवलपमेंट है ये ही आपका गैप ब्रिज करता है, किसमें, एजुकेशन और जॉब में। अब पहले क्या था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले हम सिर्फ जनरल एजुकेशन ले रहे थे, बट अब हमारी जो पॉलिसी है उसने जनरल एजुकेशन के साथ साथ किस पे फोकस कर दिया। आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा स्किल्स की हम बात करते हैं। हमारे कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। वो क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई स्किल है तभी आप क्या कर पाओगे, अर्न कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, और स्किल्स जो है वो एक ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जिसके अंदर स्किल्स है। अब एक वर्कर है जिसके पास स्किल्स नहीं है तो उसको आप ह्यूमन कैपिटल में काउंट नहीं कर सकते हो। ह्यूमन कैपिटल कौन है? जो हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है, और वो स्किल्ड वर्कफोर्स ही हमारी इकोनॉमी को ऊपर तक लेकर जाएगी। तो इस एरिया में कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन क्या करता है? इट इज अ फ्रेमवर्क कवरिंग मल्टीपल स्कीम्स एंड मिलियंस ऑफ यूथ ट्रेन क्यूमुलेटिवली। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि आज का जो युवा है कल को वो क्या होगा, हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा।
तो इसने काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ यूथ को ट्रेन किया है इस स्कीम की हेल्प से। नेक्स्ट इज PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी किसकी बात कर रहा है? कौशल की, यानी कि हमारे स्किल्स की बात करता है। सो ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 1.5 मिलियन यूथ को अभी तक ट्रेन किया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये जो स्कीम है ये क्या करती है? अभी मैंने आपको बताया ना, स्किल्स में हम किसकी बात करते हैं? एजुकेशन, जनरल एजुकेशन प्लस प्रैक्टिकल वर्क। तो ये जो स्कीम है नैप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये उस गैप को ब्रिज कर रही है, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन प्लस प्रैक्टिकल वर्क दोनों की बात की जाती है। तो इसमें अप्रॉक्स ओवर 43 लाख अप्रेंटिस जो है अभी तक डिफरेंट सेक्टर्स में करवाई जा चुकी है। नेक्स्ट इज डिजिटल एंड इमर्जिंग स्किल्स। डिजिटल में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो और डिजिटल में आप रेवोल्यूशन की भी बात करते हो ना। अब आप देखते हो कि UPI जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है तो इस सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसमें हमने क्या लिया है? स्टार्टअप्स, यूथ ट्रेंड, इनोवेशन हब्स और पॉलिसी इम्पैक्ट क्या पड़ा है। जैसे 2016 हमने बेसलाइन बताई है। मैंने आपको बताया था ना हमारा जो बजट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। 2015 से पहले हम वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच की बात करते थे, बट अब हम किसकी बात करते हैं? इनोवेशन, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो कि 2016 हमने बेसलाइन ले ली है। 2016 में नंबर ऑफ स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की बात यहाँ पर हो रही है। रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो थी वो 502 स्टार्टअप्स थी, बट 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग ये नंबर हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अप्रॉक्स 2 लाख ये पहुँच चुका है। अगर हम यूथ ट्रेंड की बात करें, यानी कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2016 में हमारा 2.28 मिलियन यूथ जो है वो ट्रेन हो चुका था, बट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 5.67 मिलियन। देन इनोवेशन हब्स हमारे 2016 में इतने नहीं थे। इनोवेशन हब से हमारा क्या मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को स्टार्ट करना जो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। तो एज पर द रिसेंट डेटा वी हैव अप्रॉक्स 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स प्लस 72 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और इसका पॉलिसी इम्पैक्ट क्या पड़ा है? अर्ली स्टेजेस में अब कोई भी नई चीज आती है तो स्टार्टिंग में उतना ज्यादा इम्पैक्ट उसका देखने को हमें नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो ओवर अ डेकेड सस्टेन्ड बजटरी एंड पॉलिसी सपोर्ट जो है उसने स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया है, इनोवेशन को भी प्रमोट किया है और हमारे आज के यूथ में स्किल्स का डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से किया है। नेक्स्ट, So these are the key takeaways from today's lecture. So बजट क्या है ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उसमें हम सिर्फ प्लानिंग की ही बात नहीं करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये क्या है? ये एक रोड मैप है कि इस पूरे साल में एनुअली इतना बजट एलोकेट किया जाएगा, राइट? एंड स्टार्टअप्स एंड स्किल्ड यूथ आर सेंट्रल टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, यानी कि अपने इकोनॉमी के सारे सेक्शंस को कवर करना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करनी है, यानी कि जो ग्रोथ है वो लंबे समय तक होनी चाहिए, तो इसमें हम स्टार्टअप्स के प्रमोशन की बात करते हैं, इनोवेशन के प्रमोशन की बात करते हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, स्किल्स हैं और इनोवेशन है वो क्या करते हैं? एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये हमारे इकोनॉमी के की ड्राइवर्स हैं, इनकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सकती है। तभी हमने इसको क्या बोला है कि जो इसीलिए बजट में हम क्या कर रहे हैं, इनके लिए बजट एलोकेट कर रहे हैं कि इतने फंड्स हमें एलोकेट करने हैं, बिकॉज दे विल लीड आवर कंट्री टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर. Thank you so much everybody for listening to me very patiently. Nirbhar Bharat and moving towards the path to achieve Viksit Bharat. Moving ahead, now we invite our next resource person, Innovation Ambassador Mrs. Harshita Thakur, to kindly take the stage. Let's welcome her with a big round of applause.
Thank you, Khushi. Good afternoon, everyone. My name is Harshita Thakur, and I am Innovation Ambassador under MIC, Ministry of Education, Institution Cell. तो हम क्या चीज़ों पे बात करेंगे आज? बेसिक आपको पता है कि आज सारे लेक्चर किस पर बेस्ड है? बजट, मेनली बजट, है ना? हाउ इट वर्क्स, कैसे सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं और कैसे वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, राइट? तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर इज फ्रॉम बजट टू बायोस्फीयर. इन दिस I have included innovation, public finance and eco-development growth. एक से पीछे वाली साइड, वन मिनट मैम, इधर देखिए, यस मैम. What is innovation? वैसे तो शैली मैम ने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है इनोवेशन का. तो बेसिकली what is innovation? Anyone? कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही हैं, एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हैं, उसमें कुछ भी हम नया इन्वेंट करते हैं, कुछ चेंजेस ला दें, वो क्या होता है बेसिकली? इनोवेशन, है ना? एनीथिंग, जो भी चीज़ किसी हमारी या किसी इंसान की लाइफ को क्या करे, इजी कर दे, बेटर कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? इनोवेशन, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स है या फिर लेट्स से कि उबर है, ठीक है? तो टैक्सीज तो पहले भी थी, है ना? पहले भी हम जाकर फिजिकली बुक कर जाते थे, उन्हें कैश में पेमेंट्स देते थे, है ना? तो ये सब क्या था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, राइट? तो ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है? देन अ पर्सन केम एंड व्हाट ही डिड इज कि उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का और जीपीएस का यूज करके क्या किया, एक इनोवेशन ला दिया, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली उसने क्या किया, एक इम्प्रूवमेंट कर दिया, है ना? अब क्या हो गया, आप बहुत इजीली उबर का ऐप है आपके पास, तो आप जाके मतलब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो एंड यू कैन बुक अ राइड एनी टाइम, ठीक है? तो ये क्या है, एक इनोवेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन. सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा नेटफ्लिक्स, तो पहले हम डीवीडीज परचेज करके लाते थे मार्केट से, है ना? वी यूज टू हैव अ डीवीडी प्लेयर होना चाहिए, फिर हमें डीवीडी होनी चाहिए, टीवी होनी चाहिए, देन वी कैन वॉच, है ना? बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि हमें कोई भी चीज़ नए तरीके से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप है जहाँ ना आपकी बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई. यू डोंट हैव टू स्टोर, आपको बहुत सारी डीवीडीज का कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? एंड यू डोंट हैव टू, यू कैन गो विजिट एंड वॉच एनी टाइम, राइट? तो व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका? इनोवेशन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर इज पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस से क्या समझते हैं आप? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ने तो पूरा एक पेपर पढ़ा है, पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स. तो व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? हु विल टेल? गवर्नमेंट अपनी मनी कैसे मैनेज करती है? मनी कैसे मैनेज करती है? यस, बेसिकली गवर्नमेंट अपने पास जो पैसा है वो कहाँ से लाती है, कैसे उसे एलोकेट करती है और कैसे उस एलोकेशन को मैनेज करती है, और उसका एम क्या होता है? एम है सरकार का कि वेलफेयर, ठीक है? सोशल वेलफेयर एंड ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों पर फोकस्ड होती है, राइट? तो पब्लिक फाइनेंस कैसे हमारे इकोनॉमी में इनोवेशन को प्रमोट करता है या कैसे हमारे इकोनॉमी में इको लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. तो अब बात आती है कि पब्लिक फाइनेंस की नीड क्यों है? व्हाई इज पब्लिक फाइनेंस नीडेड? क्यों है नीड? पब्लिक फाइनेंस बेसिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अ थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड नच थ्योरी.
रिसेंटली मैंने क्लास में पढ़ाई है ना। नज थ्योरी क्या है बेसिकली कि किसी भी चीज को ज्यादा पुश कर देना, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती हैं, बट हम एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दें कि उनको वो डिसीजन लेना पड़े, राइट। तो नज थ्योरी एक्चुअली बजट 2022 में भी ये यूज हुई थी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जब पब्लिक फाइनेंस के थ्रू गवर्नमेंट पैसे एलोकेट करती है तो लोगों को एक इंसेंटिव मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है कि अच्छा ठीक है कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि सरकार हमारे लिए खड़ी हुई है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी, कोई रिस्क अनसर्टेनिटी आएगी उसमें हमारे लिए सपोर्ट करेगी, राइट, और हमारे वेंचर को या स्टार्टअप को या इनोवेशन को ग्रो करने में भी हेल्प करेगी। ओके, तो बेसिकली यही है कि फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप इनोवेशन कल्चर टर्न्स आइडियाज इनटू रियल सॉल्यूशन। सबके पास आइडियाज होते हैं, एवरीवन हैज थॉट, राइट, सबको लगता है कि हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हमारे पास फाइनेंस नहीं होता, और उन सब की चीज़ें जब ये सारी चीज़ें जब हमारे पास हो जाती हैं या फिर हम रीच कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर इनोवेशन करना आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे ही इनोवेशन होगा इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे और वो फाइनली किस में रिजल्ट करेगा, इम्पैक्ट क्या है उसका, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। रिजल्ट्स क्या है इसके, मोर स्टार्टअप, बेटर सर्विसेज एंड स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, राइट, डिटेल में ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पब्लिक फाइनेंस एक ओवरऑल कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, वी हैव स्टडीड इनोवेशन, पब्लिक फाइनेंस, बोथ द थिंग्स आर डन। जो थर्ड पॉइंट है इस लेक्चर का, इट इज इको-लेड डेवलपमेंट। इको-लेड डेवलपमेंट का मतलब है जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, इन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, मार्केट्स में, वो ऐसे हों कि हम अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर ना करें, राइट। ग्रोथ अलोंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नोन एज इको डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इन करेंट सिनेरियो, हम बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स वेंचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल, वो किस पे पड़ रहा है, मेजरली नेचर पे, इन्वायरमेंट पे, कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, या फिर जो केमिकल डिस्चार्जेस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, वो सिर्फ किस में जा रहे हैं, हमारी रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। इवन हमारी बहुत ज़्यादा होली रिवर्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है कि कैसे इनोवेशन, पब्लिक फाइनेंस, दोनों का एक एमालगेशन बना के हम इको-लेड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। यूनियन बजट 2026 बिल्स ऑन 2025-26 टू सपोर्ट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ। 2025-26 बजट में भी इको डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में काफी सारा डिस्कशन किया गया था। क्या डिस्कशंस थे लास्ट ईयर के बजट का, किसी को कुछ याद है? क्या बातें हुई थी, कुछ भी, एनी वन पॉइंट? ओके, सो 2025-26 बजट में हमने क्लाइमेट एक्शन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या बायोगैस, बायो एनर्जी पे बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। एक प्रॉपर एलोकेशन किया गया था जो इनके डेवलपमेंट में क्या था, काफ़ी हेल्प कर रहा था, ठीक है। और उसी को देखते हुए 2026 बजट में सरकार ने एक अच्छा खासा विच इज़ अराउंड 20,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ एलोकेट किए हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ किस सेक्टर में, इको-लेड डेवलपमेंट में, राइट। कि सरकार को भी ये चीज़ समझ आ रही है कि सिर्फ नंबर्स में ग्रोथ अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी भी ग्रोथ या विकास को सिर्फ हम नेशनल इनकम में मेजर करना सही नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो ये सारा है आपका क्या, नेक्स्ट स्लाइड, इको डेवलपमेंट ग्रोथ। Now point is what is need of eco development growth.
फर्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज. ये हम खुद देख पा रहे हैं, वेरी एविडेंट, राइट. फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, और एपिडेमिक्स कितने प्रोमिनेंट हो गए हैं, डिजीजेस स्प्रेड हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट. सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग ड्यू टू ओवर यूज. पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है, राइट. तो जब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्सेज कम है, तो एफिशिएंसी उतनी नहीं आती है ना. तो जब भी हम ये सोच के नेचर के बारे में सोचे बिना अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है. एंड वी नो वेरी वेल कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कैसी हैं, दे आर वेरी लिमिटेड है. वो ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से डेवलप हो रही है या रीजेनरेट हो रही है, नहीं, दे आर लिमिटेड. तो अगर हम लिमिटेड चीज़ों को ओवरली यूटिलाइज करेंगे तो व्हाट विल इट क्रिएट अ इम्बैलेंस. थर्ड इज ग्रीन इनोवेशन क्रिएट्स जॉब्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज. तो ग्रीन इनोवेशन है क्या? ग्रीन यस, एनीथिंग विच इज इको फ्रेंडली, राइट. ग्रीन इनोवेशन का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी. रिसेंटली आई व्यूड समवेयर एक फार्म पे स्ट्रॉबेरी फार्म बनाया, ठीक है. मतलब क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म्स इतने प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, इतना नहीं होता है, मेजरली माउंटेन्स पे वहाँ ज़्यादा होता है. तो स्ट्रॉबेरी फार्म्स एस्टैब्लिश किया, और वो जैसे भी फंक्शन कर रहा था उसके लिए सोलर प्लेट्स लगाए. सारे फार्म के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाए हुए हैं. तो जो भी उसकी नीड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इरिगेशन है, सीडिंग है, वो किससे पूरी हो रही है? सोलर एनर्जी से, ठीक है. उसके साथ एक एस्पेक्ट जो इसमें उन्होंने ऐड किया, इट वाज कि उसको एज अ बिजनेस आउटलेट क्रिएट कर दिया, राइट. कि कुछ टिकट्स कर दिए कि अच्छा अगर आपको विजिट करना है तो आप 100 रुपीज़ दो, आप जाके पूरे स्ट्रॉबेरी फार्म पे विजिट कर सकते हो. तो इससे क्या है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जिनको फोटोग्राफी का शौक है तो वो वहाँ जाके फोटोज लेते हैं या अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो इससे क्या हुआ, उसने ना अपने सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी फार्म को इको-लेड डेवलपमेंट के साथ साथ एक बिजनेस या स्टार्टअप में क्या किया है, कन्वर्ट किया है. तो ये इनोवेशन, स्टार्टअप, इको-लेड डेवलपमेंट, इन सब का क्या है, एक एमालिएशन है, राइट. तो इस तरीके से जो ग्रीन इनोवेशन है वो जॉब्स क्रिएट करता है, इंडस्ट्रीज क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज public funded is needed because private investors avoid early risk. देखो कोई भी इनोवेशन अगर हो रहा है ना तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की सबसे पहला कंसर्न होता है कि ये क्या है, रिस्की है, हमें नहीं पता कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, राइट. या ये कब तक हमें रिटर्न दे पाएगा, या फिर ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाए. तो एक जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है हर प्राइवेट इंडिविजुअल में, वो किसी भी इको-लेड डेवलपमेंट के होने से उसे क्या करता है, रोकता है, ठीक है. तो पब्लिक फाइनेंस जब इसमें ऐड होता है तो इको-लेड डेवलपमेंट क्या होता है, मोर इट ग्रोज, है ना, उसके वेंचर्स और बढ़ते हैं, राइट. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सेविंग बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड डिजास्टर कॉस्ट. इको-लेड डेवलपमेंट से हम अपने रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, हम उनका जो ओवर यूज या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो पोल्यूशन है या जो डिजास्टर कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ पब्लिक फाइनेंस कैसे इस सब में रोल प्ले करता है, ठीक है. मैंने आपको एग्जांपल दिया, उससे तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं, है ना. तो नेक्स्ट इसी के अराउंड ये चीज़ है कि रोल हम यहीं से पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फंड्स रिसर्च इन क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी. सिंपली रिसर्च के लिए सरकार पैसा देती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे क्या करते हैं, रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है.
Next is provides subsidies and incentives for renewable energy. Renewable energy क्या होती है? जो दोबारा जनरेट हो जा सकती है, ठीक है, विच जो एग्जॉस्टेबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि जब भी पब्लिक फाइनेंस से जो पैसा सरकार देती है तो लोग क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आपके टिपिकल मेथड्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, उससे क्या करती है, उससे शिफ्ट करने का ट्राई करती है, किस पर, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी पर, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। सिंपली कुछ प्रोग्राम्स हैं विच आर टोटली फोकस्ड ऑन environment protection, like national clean, no not energy, national river cleaning पे जो है, जैसे नमामि गंगे एंड ऑल दिस। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके साथ कि हमें एक मोटिवेट कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों पे काम करें, है ना, तो वही है। नेक्स्ट इज एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू गवर्नमेंट बैकिंग। सेम थिंग कि रिस्क को अवॉइड करती है गवर्नमेंट बैकिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इस सेक्टर में। नेक्स्ट इज बिल्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो नए हाउस होल्ड या जो नई सिटीज़ बन रही हैं उसमें हम उनको क्या करें, इंक्लूड करें, और जो हमारे मेथड्स हैं, जो ओल्ड मेथड्स हैं, उन पे रिलाई ना करें, राइट। कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो एक सिटी में इलेक्ट्रिसिटी हम कह दें कि हम सोलर पैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब हम कह दें कि जो स्ट्रीट्स हैं वो कार फ्री स्ट्रीट्स हो जाए, है ना। तो ये सारा किस में आ जाता है आपका, इन सबको मोटिवेट कौन करता है, बेसिकली पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट, इसका रियल लाइफ एग्जांपल है नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जिस पे सिंपली सैटेलाइट और मैपिंग डाटा का यूज करके हम फॉरेस्ट प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर कंट्रोल को मैनेज करते हैं। हमें जो अर्ली वार्निंग्स मिलती है ना कि आज बारिश होगी या आज थंडरस्टॉर्म आने के चांसेस हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर इंडियन फार्मर्स जो हैं वो अपने क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें आज कर सकते हैं या क्या वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बट अगर हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो ये बहुत सारे रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी पुश। बजट सपोर्ट टू सोलर एंड विंड एनर्जी रिड्यूसेस कोल डिपेंडेंस। सिंपली कोल का डिपेंडेंस कम करने की बात हो रही है। ओके, तो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ठीक है। ग्रोथ को हम कैसा लेके चलेंगे, सस्टेनेबल है कि हम अपने एनवायरनमेंट पे भी फोकस करेंगे और जनरल जो नेशनल इनकम है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इस पे भी काम करेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग ऑफ गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, लेट्स से कि कोल का प्रोडक्शन और तो हो नहीं रहा है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है, जितना है लिमिटेड है। इट मीन्स कि सरकार एक टाइम पे जो ट्रेडिशनल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसकी कॉस्ट क्या कर देगी, बढ़ेगी, सरकार के लिए भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारे लिए भी बढ़ेगी, है ना। तो अगर इस जगह पे हम सोलर या विंड एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं तो वो एक कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी। बहुत आसान सी बात है कि अगर हमने ये सारे स्टेप्स ले लिए तो हमारा जो एनवायरनमेंट है जो अभी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इससे मिनिमाइज होने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एनकरेजेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अभी ये सेक्टर उतना ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया है, राइट। आप बताओ कि आपने किसी के भी, बहुत रेयरली है कि किसी के घर में सोलर पैनल्स लगे हों या फिर वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हो, है ना, बहुत रेयर चीज़ है अभी क्योंकि उतना डिस्कवर नहीं किया गया है। और जब ये चीज़ को हम
इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे और डिस्कवर करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऑप्शंस खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट्स ग्लोबल ग्रीन इन्वेस्टमेंट। वही बात है कि जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम शिफ्ट होंगे तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट पे बात होगी, ओके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहली प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ चेंजेस के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, राइट। एक हेजिटेशन है लोगों में कि ये शिफ्ट करने से पहले लोग बहुत बार सोचते हैं। आपके घरों में भी आप कभी नहीं सोचोगे कि हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लें, और क्योंकि वो एक ना बहुत बड़ा टास्क लगता है कि सोलर पैनल खरीदो, अपने घर में इंस्टॉल कराओ, फिर उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आए हम यूज़ करें, हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। इट इज़ बेटर टू गो एंड स्विच ऑन द बल्ब और फैन और एनीथिंग, राइट। वो आसान है हमारे लिए, तो हम थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस लेने के लिए रेडी नहीं है। तो फर्स्ट जो रीज़न है वो यही है कि लोगों में क्या है, हेजिटेशन है और एक रेजिस्टेंस है, राइट। फिर लिमिटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हमें बहुत सारे सेक्टर्स में काम करना है ना। वी हैव टू डेवलप इन एवरी सेक्टर। अगर हमें किसी भी देश से पीछे नहीं रहना, ग्रोथ को ऐसे ही बनाए रखना है, तो हमारे पास बहुत सारे टास्क है करने के लिए कि हमें हर सेक्टर में ग्रो करना है। तो जब बहुत सारे टास्क होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, और उस कुछ चीज़ों में एक जो है, इट इज़ इको-लेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज insufficient funds for large climate goals. This is very evident कि दिल्ली में population इतना high है, ठीक है, from last 1-2 months, but सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि फंड्स ही नहीं है, ठीक है। एक बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सरकार के पास फंड्स नहीं है। अगर कोई छोटी जगह होती, थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता, तो सरकार वहाँ पे स्टेप्स ले लेती। जैसे हमने सुना था कि दिल्ली में सरकार आर्टिफिशियल क्लाउडिंग पे काम कर रही है, राइट, बट वो फिजिकली नहीं हो पाया, राइट, उसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली इज अ वास्ट एरिया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी भी कहीं भी गलती होने से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स बियर करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर एट लोकल लेवल। स्किल के ना होने की वजह से भी इको-लेड डेवलपमेंट की ग्रोथ कम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं। किसी को आता भी नहीं होगा कि सोलर पैनल को खुद कैसे उसको जाके अपने रूफ टॉप पे उसका सेटअप क्रिएट कर ले, है ना, नहीं पता हमें। फिर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है किसमें, इस एरिया में, क्योंकि सरकार, वही बात है, हर जगह काम नहीं कर सकती, इसीलिए वो प्रमोट करती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और उन पे ज़्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से ये जो प्लान है सरकार का, वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, अब व्हाट आर द वेज टू मेक इट वर्क। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए सरकार को। नेक्स्ट, प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे मैंने बोला, प्राइवेट ज़्यादा डोमिनेटिंग था तो वर्क नहीं कर रहा था, तो सरकार को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पे, राइट। आउटकम बेस्ड फंडिंग। आउटकम बेस्ड फंडिंग है सपोर्ट स्टेट्स विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प, expand green finance tools like green bonds, improve monitoring using digital and geospatial data। तो क्या है ये सब, स्टेट को हेल्प करो, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट इस पे वर्क करना चाह रहा है तो उसको क्या दो, फाइनेंसेस प्रोवाइड करो। फिर टेक्निकल फाइनेंशियल हेल्प दोनों दो। नेक्स्ट इज ग्रीन बॉन्ड इंट्रोड्यूस करो कि लोग उसको परचेस करें और उसके थ्रू एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव मॉनिटरिंग यूजिंग डिजिटल एंड जियोस्पेशियल डेटा। जो भी ये सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड हैं ऑलरेडी, उन पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो these are some measures। नेक्स्ट स्लाइड। सो इन सारे मेजर्स का यूज़ करके हम एक
जो हमारा विजन है, जो एक विकसित भारत का विजन है कि हमें 2047 तक एक मॉडर्न, प्रॉस्पेरस, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड और साथ ही साथ क्या सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अर्षिता। ओके, तो बहुत सारे तरीकों से, मेथड से, पॉलिसीज से सरकार क्या कर रही है, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इस पे बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, वर्क कर रही है। बट हम या आप इस चीज़ को ग्रास्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इस चीज़ का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, वी डोंट नो थिंग्स। बट आइडिया से ही आपकी क्या निकलती है, क्रिएटिविटी। आइडिया लीड्स टू क्रिएटिविटी, बट कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी इनोवेशन विदाउट पॉलिसी पॉसिबल नहीं है, राइट? इनोवेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिसी ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट थिंग कि आप अपने क्रिएटिविटी को एसेट बनाकर उससे क्या कर सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करो, राइट? पॉसिबिलिटी क्रिएट करोगे आप, इनोवेशन की तरफ पॉलिसीज का यूज करके इनोवेशन करोगे। और ये होगा कैसे, जब एट फर्स्ट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करोगे, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी कभी भी बैठे बैठे नहीं आती है, यू हैव टू लुक फॉर इट। कोई भी आके आपको हैंड ओवर करके नहीं जाएगा कि अच्छा ठीक है तुम्हारा मन कर रहा है स्टार्ट करने का या कोई इनोवेशन करने का, तो कोई तुमको ऐसे लेके देकर नहीं चला जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो किसी और के पास चली जाएगी। तो बेसिकली यू हैव टू बी दिस मोटिवेटेड कि आप किसी इनोवेशन या क्रिएटिविटी को पे काम करने के लिए तैयार हो। पब्लिक फाइनेंस के जो मेथड्स हैं उनको समझ के उनसे बेटर यूज लेने के लिए तैयार हो, और हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ में सरकार के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for such a motivating and informative session. Through your session, we clearly understood how the Union Budget 2026 and 27 is not limited to economic growth alone, but also focuses on environment sustainability and eco-led development. As we come to the end of today's session, we also conclude the 2-day hybrid workshop. This workshop helps us understand the Union Budget 2026-27 is not just about numbers. It is about innovation, startup, growth to make India a Viksit Bharat. We sincerely thank our respected dignitaries, resource persons, faculty members and organizers for their valuable guidance and support. With this, we formally conclude the workshop, Innovate India, the strategic role of Budget 2026-27. Thank you and have a wonderful day ahead. और कल और आज आपके 2 दिन हमने लिए हैं, तो कल का सेशन सबने अटेंड किया था जहाँ यहाँ प्रेजेंट है? Yes, ma'am. तो 2 दिन के बजट के सेशन में आपने क्या सीखा? सिर्फ इनोवेशन? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं? सब सोच रहे हैं? कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आए होंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर में छोटे छोटे बिजनेस चल भी रहे हैं ऐसे बच्चे? हैंड रेज करेंगे कोई? बताओ सलोनी, स्टैंड अप। मैम हमारी अपनी गैस एजेंसी है तो, और मसालों की फैक्ट्रीज है हमारी। अच्छा, वेरी नाइस। मसालों की फैक्ट्री है। आप क्या करते हो मसालों की फैक्ट्री में? पूरा बताओ ना, बच्चों को पता चले क्या करते हैं ये लोग। अच्छे से बताओ, ये तो हाँ। अच्छी चीज है, अच्छे से बताओ। आओ यहाँ पे सामने आओ बच्चे। स्टार्टअप का ही तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, देखो लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास।
और भी होंगे आपके जैसे बच्चे, इनके जैसे यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जिनके घर में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ किसी की मम्मियाँ हैं यहाँ पे ना, मदर्स हैं जो काम करती हैं घर में रहकर, किसी के फादर्स हैं जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं अपने लेवल का, है ऐसे बच्चे? एक दूसरे को देखकर नहीं कोई हामी भर रहा है ना, बट है काफी, मुझे लगता है यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे प्रेजेंट्स हैं जो घर में कुछ काम कर रहे हैं, है ना अपना। बताओ सलोनी। हाँ, तो ये प्लांट्स लगाए हुए हैं मसालों के, पैकिंग वगैरह खुद करते हो? तो देखो हमारे अपने डिपार्टमेंट से ऐसे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, और भी होंगे कोई, वो एक इसको देख के ही आपको कोई आइडिया आ रहा होगा कि हाँ हम भी हैं ऐसे। कोई नहीं है? झिझक रहे हो? कुछ डरने वाली बात थोड़ी है। ये ऐसे बच्चे हमको चाहिए हमारे कॉलेज लेवल पर, और ये कॉलेज ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएगा जो आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है ना, जैसे ये तो चला रहे हैं, कुछ आइडियाज आपके दिमाग में अभी होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आइडियाज हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो वो आइडियाज आप हमें हमारे तक लेकर आओ, अपने टीचर्स तक लेकर आओ, या कॉलेज को बताओ कि हम ऐसा, हमारे पास ये आइडिया है कि आप उसको ऐसे इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो आइडियाज हम आपको देंगे, आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आता है तो हम लोग यहाँ पे रेडी हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो आएंगे ऐसे बच्चे? यस मैम, आने चाहिए। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमें ऐसे बच्चे कम से कम 20-25 ऐसे निकलने चाहिए यहाँ पे, इनोवेशंस। ठीक है ना, जिनके दिमाग में इनोवेशन के आइडियाज हैं, जो क्रिएटर्स बन सकते हैं, आप आगे जॉब देने वाले बनो। ठीक है, तो यहीं पर हम एंडिंग करते हैं आज के सेशन का। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज और, अगर कोई स्टार्टअप, मैंने जैसे अभी बोला है, चला रहे होंगे बच्चे, जैसे सलोनी हमारे पास आई है, ऐसे कुछ बच्चे और भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हाँ, जो कोई फैमिली मेंबर्स आपके घर के आसपास, कोई घर के आसपास भी है, कोई आपका रिश्तेदार है, या घर से कोई चला रहा है आपका स्टार्टअप, तो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे तक लेकर आओ जरूर। ठीक है, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन होता है उद्यम पर। ठीक है, उद्यम पर आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन, उसकी वर्कशॉप्स लगाते हैं यहाँ पे अपने कॉलेज में, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो उद्यम पे, कैसे आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो। ठीक है, ये स्किल्स हैं आप लोगों में अगर, तो आप आगे आइए। ठीक है, तो कोई भी आइडिया, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आगे आना चाहता है, तो हम उसका प्लीज वेलकम करेंगे। ओके, थैंक यू।